सोमवार को सबकी नजरें वाराणसी की जिला अदालत पर रहेंगी। वाराणसी की कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए दायर हिंदू पक्ष की याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं। इस फैसले से पहले वाराणसी में धारा 144 लगाकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां लगातार जारी हैं। सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी कमिश्नरेट में कल न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। देखिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जो लोग ये समझते आ रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा संविधान हो गया जिसके आप अलग नहीं जा सकते हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरे लोगों को गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा था, मिसनोमर फैलाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है हमने उसको अपनी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से, अपनी लीगल रिसर्च से तोड़ने की कोशिश की है, और उस पर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। तो जो कल का फैसला है ये पूरे केस का मील का पत्थर है, और यहाँ से आगे मालूम बढ़ेगा और ये मालूम पड़ेगा कि केस चल सकता है कि नहीं चल सकता। कल का फैसला जो भी आएगा, चाहे जिसके पक्ष में आवे, वो आखिर तो है नहीं, पहला है। इसके बाद जो पार्टी दुखी होगी वो हाई कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट के आर्डर से जो दुखी होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये मामला रजिस्टर होना है सुप्रीम कोर्ट में। अभी दो बाकी है। तो कल का दिन बहुत अहम है और सबकी निगाहें इस फैसले पर रहेंगी। लेकिन इधर दिल्ली में एक बार फिर से एलजी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच जंग फिर से छिड़ी है। सुर्खियों में है सीएनजी वाली लो फ्लोर की बसें। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने 1000 लो फ्लोर बसें खरीदे जाने के मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने बस खरीद के मामले में घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये खरीद हुई ही नहीं तो जांच कैसी। सबसे बड़ा टेंडर जिसमें सबसे बड़ा घोटाला, बस की कीमत 87 लाख रुपए, लेकिन उसकी एएमसी 4 गुना ज्यादा। बस की कीमत 870 करोड़ रुपए और एएमसी जो है वो 3500 करोड़ रुपए है। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से, विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम का नया मुद्दा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद मामले की जांच सीबीआई से कराने को मंजूरी दे दी। इस मामले में एक शिकायत उपराज्यपाल को जून महीने में मिली। उन्होंने जुलाई में मुख्य सचिव को इसकी जांच के आदेश दिए और अगस्त में मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां पाई गई। सीबीसी गाइडलाइंस और जनरल फाइनेंशियल रूल्स का घोर उल्लंघन हुआ है। जानबूझकर DIMTS यानी डिम्स को कंसल्टेंट बनाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उन पर सही की मुहर लगवाई जा सके।
इसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने इस मामले की भी जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। जनता को भटकाने के लिए ऐसा प्रतीत हो कि सब बड़ा ही पारदर्शी तरीके से हो रहा है, एक कंसल्टेंट जरूर बना देते हैं। इस मामले में भी एक संस्था है DIMTS, डिब्स, इसको कंसल्टेंट बनाया। विचित्र बात यह है कि इस कंसल्टेंट ने कंसल्टेशन जो किया वो ये किया कि कैसे वसूली का रुपया, ये काला धन, गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएं और भ्रष्टाचार पूरा हो जाए। लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि बीते साल शिकायत होने के बाद बस खरीद की टेंडर प्रक्रिया रोक दी गई थी और कोई भी बस अभी तक खरीदी नहीं गई। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में गंभीर अनियमितताओं की बात की गई है। अनियमितता भ्रष्टाचार हो भी सकती है या नहीं, लेकिन जब बस ही नहीं खरीदी गई तो भ्रष्टाचार किस तरह से सिद्ध होगा, ये बड़ा सवाल है। तो मैं माननीय LG साहब को कहना चाहूंगी कि LG साहब, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी दिल्ली में है। एक बहुत वरिष्ठ संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। अगर आप इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना तो सीख लीजिए। आप कम से कम जो सरकारी कागज है वो पढ़ना तो सीख लीजिए। हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर जैसे तैसे हो कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले LG साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। कुल मिलाकर शराब नीति और क्लासरूम निर्माण मामलों के बाद अब बस खरीद मामला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग का नया मैदान है। शराब नीति मामले में भी उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की और इस मामले में भी। लेकिन शराब नीति मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पैसे का जिक्र था। यह दावा किया गया था कि सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस मामले में पैसे का जिक्र फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यही देखना है कि सीबीआई किस तरह से यह साबित करेगी कि अगर कोई अनियमितता हुई तो उसके पीछे मकसद भ्रष्टाचार ही था। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गुलाम नबी आज़ाद ने बारामूला की एक जनसभा में आज एक बड़ी रैली की है। वहां पर बहुत बेबाकी से उन्होंने 370 लागू किए जाने को लेकर बयान दिया है और साफ कहा है कि 370 को दोबारा लागू करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और कहा कि मैं 370 को लागू किए जाने को लेकर जनता को गुमराह नहीं करूंगा, क्योंकि 2/3 मत का मतलब होता है लोकसभा में 350 से 360 सांसदों का समर्थन और राज्यसभा में 225 सांसदों का समर्थन, और वो मेरे पास नहीं है, बल्कि किसी भी पार्टी के पास नहीं है। मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे बोल दो कहां से मैं नानी से लाऊंगा। 360, 50, 350 वोट का जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं, और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वोट, तकरीबन 225। मैं कहां से लाऊं किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 MLA MP लाने की हिम्मत? बताओ, अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलता। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल में है। आज पद यात्रा केरल के
नया टिनकारा से शुरू हुई और इस यात्रा में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं और आज उन्होंने कहा कि देश में 42% युवा बेरोजगार हैं। जब युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो क्या भारत का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा उन बेरोजगार युवाओं के लिए है। हम युवाओं की नौकरी के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 3700 किलोमीटर की दूरी तय करके कश्मीर में खत्म होगी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी कपिल पंडित से पूछताछ में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में कपिल पंडित ने ये बताया है कि सलमान खान को निशाना बनाने के लिए मुंबई जाकर रेकी की थी। इस दौरान उसके साथ सचिन बिश्नोई और संतोष यादव थे। रेकी का आदेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि पूछताछ में इस बात के सामने आने के बाद वो उसकी जांच करेंगे। इससे पहले जून में सलमान खान और उनके पिता को धमकी भरी एक चिट्ठी भेजी गई थी। जो कि कपिल पंडित की इंटरोगेशन में आई बात है, प्रिलिमिनरी बात है कि इन्होंने रेकी करी थी बॉम्बे जाके सलमान खान को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्शंस पे, और इनके साथ 2 लोग थे, एक सचिन बिश्नोई था, एक संतोष यादव था। तो इस बात को हम दूसरे अक्यूज्ड ये दोनों पकड़े जा चुके हैं। जैसे वो बिश्नोई डिटेन हो गया तो उनको जब हम रिमांड में लेके आएंगे उनसे पूछताछ करेंगे। पुणे में आज शाम लगातार 2 घंटे की तेज बारिश से हालात खराब हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके साथ कई जगहों से पेड़ के गिरने की भी खबर है। कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधी डूब गई हैं। ये तस्वीरें पुणे की हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से ये हाल है। इसके पहले बेंगलुरु बारिश से काफी ज्यादा वहां पर तबाही मची है और अब पुणे की लगातार बारिश से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ी थी।